जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो आज का जो जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है स्पेस वेदर एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी। तो आपके लिए मेरा फेस तो न्यू होगा, लेकिन आपके कुछ फेसेस मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं और आप हैरान होंगे कि ऐसा मतलब किस तरह है। ये एक्चुअली मैं मिस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड में जो यूनिवर्सिटी है। तो आई एम फ़ैन ऑफ दिस चैनल। मैंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, तो इस वजह से कुछ उसमें समटाइम्स वो ऑडियंस को भी शो करते हैं, तो वो कुछ फेसेस जो है ना वो मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। तो इस टॉक ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो इस सेंस में कि डॉक्टर साहब जो एक डॉक्टर परवेज़ हुद भाई एक ग्रेट फिज़िसिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टार्स पे, यूनिवर्स पे और स्पेस साइंसेस पे उनके काफ़ी लेक्चर्स भी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली दिस टॉपिक स्पेस वेदर, इस पे उनकी कोई टॉक नहीं है। और हालांकि अगर आप देखें तो 2010 में आई थिंक 10-12 साल पहले इस पे एक आर्टिकल था, वो डॉक्टर अताउर रहमान, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था स्पेस हार्प टेक्नोलॉजी पे। वो हार्प टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जिसमें वो जो अपर एटमॉस्फेयर होता है उसको आर्टिफिशली एनर्जाइज करते हैं। तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि ये जो है ये मतलब कि एक अर्थक्वेक का बायस बन सकता है, क्या बन सकता है। तो और उसके रिस्पांस में डॉक्टर परवेज़ हुद भाई ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने उसे जो है ना काफ़ी फिज़िक्स यूज़ करके तो काफ़ी चीज़ें बताई थी कि मतलब ऐसा जो है ना वो पॉसिबल नहीं विद दैट टेक्नोलॉजी। तो आई होप और डॉक्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी, वो ही विल जॉइन अस, तो वो डेफिनेटली उस पर मैं उन्हें कहूँगा कि बात करें थोड़ी सी। लेकिन ये जो स्पेस वेदर एक्चुअली उसी से रिलेटेड है। तो जब आप ये मैं ट्राई करूँगा इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में रखूँ, तो आफ्टर दिस टॉक आप समझ सकेंगे कि वो टेक्नोलॉजी और उस क्या है, उसका क्या जो है वो साइंटिफिक जो है उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, और जो उसके अलावा जो जो मिथ्स हैं उनमें कितनी ट्रुथ है। ठीक है, और अगर आप वो आर्टिकल डॉक्टर साहब का पढ़ें तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। तो स्पेस वेदर की टर्म इसमें डेफिनेटली ये हम स्पेस जो आप कह लें जो अर्थ के अराउंड रीजन है उसे हम स्पेस कंसीडर कर रहे हैं, और वेदर जो है वो तो हम एवरीबॉडी नोज। तो वेदर जो है उसके जो हमारा अर्थ का जो वेदर है उससे हम मुराद लेते हैं क्लाउड्स है, रेन है, और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ऑल दोज पैरामीटर्स। तो फिर स्पेस वेदर से क्या जो है ना वो उसका मीनिंग बनता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से इसे उन्होंने स्पेस वेदर कर दिया है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। ऑल्दो के स्पेस वेदर का डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है, क्योंकि अब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी स्पेस बेस्ड है, जैसे सैटेलाइट्स हैं। तो हम मोस्टली जब हम कहते हैं जी स्पेस वेदर इफ़ेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी, तो हम मोस्टली सैटेलाइट्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है, इसका ग्राउंड टेक्नोलॉजी पे भी इम्पेक्ट्स हैं। तो ग्राउंड टेक्नोलॉजी पे आपके ख्याल में कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है? इसमें जो टेक्नोलॉजी मोस्टली हम स्टडी करते हैं, जो देखते हैं, वो है पावर सिस्टम। जो आपकी जो मेन पावर लाइंस हैं, जो ट्रांसफार्मर्स है, ये उसको भी इफ़ेक्ट करता है, और इसने काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर्स को और इवन एक पूरे ग्रिड स्टेशन को भी कोलैप्स कर दिया था। वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ स्पेस वेदर। उसके लिए थोड़ा सा मैं सन को डिस्क्राइब करूँगा कि सन जो है, हम जैसे जैसे हम नेक्ड आई से देखें तो हम कहते हैं जी एवरी डे इट लुक्स सेम, देयर इज़ नो वेरिएशन, बट सन इज़ अ वेरिएबल स्टार।
सो वेरिएबल स्टार मीन्स कि सन की जो इंटेंसिटी है, जो उससे लाइट फ्लक्स है, वो चेंज हो रहा है। तो उसकी जो चेंजिंग है वो डिफरेंट है, डिफरेंट पीरियड्स हैं, वो डिस्कस करूँगा मैं फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उस पे उसका क्या इम्पेक्ट होता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट रेंजेस है, जैसे हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, जो हमारा जो वेदर होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, जितने भी क्लाउड फॉर्मेशन है वो ट्रोपोस्फियर तक महदूद है। तो लेकिन उससे ऊपर जो रीजन है जिसे हम स्पेस कहते हैं या अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो कैसे चेंज होता है, क्योंकि सैटेलाइट्स तो वहाँ पे हैं, ट्रोपोस्फियर में सैटेलाइट्स नहीं होते। तो स्पेस स्टेशन भी वो उससे इसी तरह स्पेस में होता है। ये दो चीज़ें कवर हो गई। उसके बेस पे हम स्पेस वेदर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे कि व्हाट इज़ स्पेस वेदर। फर्स्ट द सन, सेकंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, देन द थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी, कि उसका टेक्नोलॉजी पे कैसे इफेक्ट होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जी एक सोलर स्टॉर्म आया था और उसकी वजह से एक सैटेलाइट जो है वो बर्न हो गया था, हाउ दैट कैन हैपन। यहाँ जी एक सोलर स्टॉर्म आया था तो हमारी जो है ना वो एक पावर ग्रिड सिस्टम या एक ट्रांसफार्मर वो डैमेज हो गया, वो कैसे हुआ, उसकी क्या फिज़िक्स है या साइंस है। यहाँ अगर मैं कहूँ कि जो सोलर स्टॉर्म्स जब आते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन, जो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसमें एरर बढ़ जाता है। जो हम आपको पता है, अब जो जीपीएस है वो हमें जो है इसकी एक्यूरेसी है विदिन मीटर्स है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है उसमें भी स्पेस वेदर का बहुत ज़्यादा रोल है, और अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस वो उसकी एक्यूरेसी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो एक मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँगा, फिगर स्मॉल, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, वो क्या कहते हैं, अब पिक्चर वर्ड्स 1000 वर्ड्स, तो इट विल सेव माई 1000 वर्ड्स। सो ये हम सपोज कर लेते हैं, ये हम सपोज कर लेते हैं जी सन, ठीक है, दिस इज़ नॉट ऑन द स्केल, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ कहीं पे अर्थ, ठीक है। ये जी हम इससे हमारे जो है ना माइंड में एक पिक्चर डेवलप हो जाएगी, ये अर्थ है। तो अगर हम सन को क्लोजली देखें, और बहुत सारे स्पेस सैटेलाइट्स इसी पर्पस के लिए हैं, तो जो सन है उसके, जिस तरह अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, सन जो है वो आपको पता है एक गैसियस बॉडी है, वो प्लाज्मा है, उसका टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ केल्विन्स, और वो उसमें जो फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है उससे वो एनर्जी जनरेट होती है। तो जैसे जो अर्थ है उसके कोर में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं, तो अगर जहाँ पे ये फ्यूजन प्रोसेस है उसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है और वो एनर्जी आउटवर्ड रिलीज़ होती है। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो जो इसका जो सारा मटेरियल है ना, वो प्लाज्मा की फॉर्म में पाया जाता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो चूँकि एक गैसियस और लिक्विड फॉर्म में है, तो वो बॉयल होते रहते हैं। उसकी वजह से हमारे पास जो कि चार्ज पार्टिकल्स की जब मोशन होती है, उसकी वजह से जो सन है उसके ऊपर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो जाती हैं, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो दैट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ सोलर स्टॉर्म्स, कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो है ना वो पुश थ्रो करती हैं, जो प्लाज्मा होता है जो सन से निकल रहा है उसको पूरे का पूरा जो मटेरियल है उसको थ्रो करती हैं टुवर्ड्स दी अर्थ, जैसे ये हमारे पास अर्थ है। तो ये एक प्लाज्मा का जो पूरा एक बॉल होता है वो अर्थ की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है। तो इसे हम सोलर एक्टिविटी भी कहते हैं। तो अगर हम टेलीस्कोप से, मतलब आम सिंपल टेलीस्कोप लें, उससे अगर हम सन को देखें तो हमें सन पे डार्क स्पॉट्स नज़र आएंगे उसकी सरफेस पे, उन्हें हम कहते हैं सन स्पॉट्स। और वो जो सन स्पॉट्स हैं उनको अगर हम डेली बेसिस पे मेजर करते रहें, उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको देखें नंबर ऑफ़ सन स्पॉट्स, तो हमें पता चलता है कि वो जो सन स्पॉट्स हैं ना वो बहुत एक पीरियोडिक वे से वेरी करते हैं। आफ्टर ईच 11 ईयर्स वो सन स्पॉट्स इंक्रीज़ होते हैं मैक्सिमम, और उनकी मैक्सिमम तादाद फॉर एग्जाम्पल यूजली ग्रेटर दैन 150, और फिर वो मिनिमम भी जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो और उस जो सन स्पॉट के जो नंबर्स है जो सन पे है उसका रिलेशन होता है सन से जो लाइट आ रही है।
जब सनस्पॉट नंबर ज़्यादा होते हैं तो देन वी रिसीव मोर रेडिएशन, मोर एनर्जी फ्रॉम द सन। और जब सनस्पॉट नंबर कम होते हैं देन वी रिसीव लेस एनर्जी। और इसका एक एक्चुअली ये जो सनस्पॉट नंबर्स है वो एक हिस्टोरिक डाटा है, वो तकरीबन 17th सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहा है। और उसमें हमारे पास एक एज आती है 17th सेंचुरी में, आई थिंक मॉन्डा मिनिमम। उसमें जो कहते हैं कि जो अर्थ थी उस पर बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गई थी, और उसकी वजह ये थी कि जो सन से रेडिएशन आ रही थी वो कम हो गई थी। और जो हिस्टोरिक डाटा है सनस्पॉट्स का वो शो करता है कि उस वक्त सनस्पॉट नंबर जो है ना वो अबनॉर्मली लो हो गए थे। तो इस तरह की एक्टिविटी, मतलब ये चीज़ बताने का मकसद है कि सन जो है ना वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, उसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। अब वो चेंजिंग्स हमें इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी अर्थ को, एटमॉस्फेयर को। तो ये था हमारा सन जो हमने देखा है कि इसमें जो सन स्पॉट्स एक 11 ईयर साइकिल है। और इसके अलावा जो सन है इट्सेल्फ ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रहा है, जो ऑलमोस्ट 30 डेज उसका पीरियड है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ अगर एक सन स्पॉट इस साइड पे है तो वो रोटेट होके दूसरी साइड पे भी जाएगा। तो इसका अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसका मतलब है कि अर्थ चूँकि ये इस पूरे एक सर्कल में बहुत एक टाइनी पार्ट है इसका, तो सोलर फ्लेयर में भी कोई स्किप भी हो सकता है। अगर कोई सोलर फ्लेयर आता है बहुत एनर्जेटिक, वो प्लाज्मा जो है ना वो थ्रो करता है, तो वो अर्थ इस साइड पे होगी तो वो उस साइड पे चला जाएगा। तो ये एक उसका एस्पेक्ट है। तो ये जो है हम इन फ्लेयर्स को सोलर सैटेलाइट्स की मदद से मॉनिटर करते रहते हैं, और इनको डिफरेंट कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल एम क्लास, एक्स क्लास। और हम इससे जो ना ईच मिनट जो डाटा है वो हमें मिलता रहता है। तो जिस तरह वेदर डाटा ना हमारे पास, इस तरह हमारे पास जो सन है उसका सैटेलाइट्स हमें रियल टाइम डाटा दे रही होती हैं कि इस वक्त सन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, उससे कितना फ्लक्स आ रहा है और कौन सा सोलर स्टॉर्म है। और इवन कोई मॉडल्स भी हैं जिससे हम, जैसे हम मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो नेक्स्ट 1 वीक जो है उसमें सन का वेदर कैसा होगा। और लेकिन वो ज़्यादा रिलायबल नहीं, क्योंकि हम जिस तरह अर्थ के जो कोर है उसे हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें नहीं पता। इसी तरह जो सन का मैकेनिज़्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसमें यूजली हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स यूज़ करते हैं। तो और ये जो कंडीशन सन पे होती हैं ये बहुत एक्सट्रीम है, तो उनकी मॉडलिंग जो है वो उसे मज़ीद जो है ना कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। तो ये था हमारा जी सन, जो मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे एक तो 11 ईयर साइकिल में वो चेंजिंग्स होंगी, तो और एक वो जो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। एक और इसमें जो, तो ये जो चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब की है कि 11 ईयर साइकिल है और सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये हम यहाँ पे तो नहीं देखते। हमें क्या किसी दिन पता चलता है जी आज सन पे सोलर फ्लेयर आया है। जैसे अगर हमारे वेदर में कोई स्टॉर्म है तो हमें पता चल जाता है, रेन ज़्यादा होती है, क्लाउडी हो जाता है, जो स्काई है उस पर विजिबल है ये चीज़ें। तो ये हमें नज़र क्यों नहीं आती? आज तक तो नहीं मेरे ख्याल से किसी ने सुना होगा जी सोलर फ्लेयर आया, मैंने देखा सोलर फ्लेयर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसकी क्या रीज़न है कि जो कुछ मैंने बताया है वो जस्ट एक स्टोरी है? इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि जो सन का अगर हम स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो ये इस तरह हमारे पास जो है ना सन का स्पेक्ट्रम बनता है। अगर हम इधर वेवलेंथ ले, फ्रीक्वेंसी, इधर हम वेवलेंथ इसको मैं कर देता हूँ लैम्डा, और ये मैं इधर कर देता हूँ इंटेंसिटी। तो ये हमारा जो होता है ना ये विजिबल पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का, जिसमें वो मैक्सिमम उसकी रेडिएशन एमिट हो रही है। जब ये स्टॉर्म्स आते हैं ना, ये जो मैंने बताए हैं सोलर साइकिल और सोलर फ्लेयर्स होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस होती हैं, वो सारी जो है ना वो इस पार्ट में होती हैं। उसको हम
कहते हैं एक्स रेज, गैमा रेज, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेज। और वो जो रेडिएशंस है, जो एक्स रेज है, गैमा रेज हैं, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो ऑल टाइप्स की जो रेडिएशन है वो अर्थ पे आती ही नहीं, और वो हमें एक्चुअली डैमेज कर देंगे अगर हम एक्सपोज हों उनसे। इवन जो थोड़ा सा जो अल्ट्रावायलेट का पोर्शन जहाँ पे ओजोन नहीं वो आता है, तो वो हमारी स्किन कैंसर कर देता है। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है ना, वो ये सारी रेडिएशंस इनको अब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये ऊपर ही अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हमारे पास नीचे पहुंचता है वो फिल्टर्ड पार्ट होता है। तो ये और इसमें एक और जो फैक्टर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इसको ब्लॉक करता है, इसलिए हमें नहीं पता चलता। और अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो, डेफिनेटली यहाँ से ये सारी चीज़ें, ये जो कैटास्ट्रॉफ है, ये जो अर्थ है उसके ऊपर से लाइफ को वाइप आउट कर देगा। एक और शील्डिंग जो अर्थ को नेचर ने दी है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो हमने देखा, जैसे मैंने बताया कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो इसको अपर एटमॉस्फेयर उसे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सेकंड शील्डिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो जो चार्ज पार्टिकल सन से आ रहे हैं उनको डाइवर्ट कर देता है, उनको जो है ना वो पोल्स की तरफ सेंड कर देता है। अच्छा जी, अब हम ये सन के बारे में, दिस शुड बी इनफ कि ये सन पे प्रोसेसेस होते हैं, और इनको हम इसकी वजह से इसके रेडिएशन में जो है ना वो इस बैंड में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आती है। अब हम जो सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, उस पे आते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम देखें अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे हम हायर आल्टीट्यूड्स पे जाते जाएं, हाइट्स पे जाते जाएं, जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, तो वो एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली शो करना चाहें तो ये मैं कहता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ नाम डेंसिटी का, और इसे हाइट का या आल्टीट्यूड के साथ डेंसिटी जो है ना वो कम होती जाएगी। जैसे हाइट बढ़ेगी डेंसिटी ये कम होती जाएगी, ये ज़ीरो है। यानी फिज़िकली हम इसको इस तरह कहेंगे कि जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो यही अर्थ के गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसकी सिचुएशन है। तो अब ये एटमॉस्फेयर जो है वो जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट या एक्स रेज या गामा रेज उनको अब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब ये अब्जॉर्ब करता है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन होगी। एनर्जी, जब आप किसी भी गैस पे हाई एनर्जी रेडिएशन फॉल करेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा। तो वो आयनाइजेशन जो है अब जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है उसको मोस्टली आयनाइज कर देता है। इसीलिए वहाँ पर एक लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं एनोस्फीयर, क्योंकि वो चार्ज रीजन है, या प्लाज्मा स्फीयर भी कह देते हैं। तो वो जो हैपन होता है, जो आयनाइजेशन हो रही है, वो अकर होती है यूजली अबव 40 किलोमीटर्स। ये एक रफ एस्टिमेट है, मतलब आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको जो है ना इससे ऊपर जाते जाएंगे तो वो मोस्ट एंड मोस्ट प्लाज्मा पार्टिकल्स जो है ना वो आपको मिलते जाएंगे, और इवन जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पे सिर्फ प्लाज्मा ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो रीजन है, और आपको पता है जो हमारे पास लो अर्थ जो सैटेलाइट्स हैं जो मतलब नीचे मूव कर रहे हैं, जैसे स्पेस स्टेशन है या लियो सैटेलाइट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, वो हमारे पास 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स पे होते हैं। तो वो जो रीजन होता है वो एक्चुअली वो प्लाज्मा स्फीयर का ही एक पार्ट है, और वो जो रीजन है वो आपकी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज वगैरह को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो अब अगर यहाँ सन पे कोई वेरिएशन आती है तो उसका क्या मतलब होगा कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उस पर भी वेरिएशन अकर होगी डेफिनेटली, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया जो आपकी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है
वो अपर एटमॉस्फेयर को ही इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर रेडिएशन ज़्यादा होगी तो एटमॉस्फेयर एक्सपैंड होगा, और अगर रेडिएशन कम होगी तो एटमॉस्फेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसका ये अब एक कनेक्शन बन गया है सन का और अर्थ का, कि जब सन से ज़्यादा रेडिएशन आना शुरू हो जाएंगी, सोलर मैक्सिमम होगा, सन स्पॉट नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना वो एक्सपैंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन होगी। और जब जो रेडिएशन है वो कम होंगी तो एटमॉस्फेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो रिलेशन है, ये जो कनेक्शन है, ये इफ़ेक्ट करता है सैटेलाइट्स को। उसमें जो पहला जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है सैटेलाइट ड्रैग। पहला इफ़ेक्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि अब सैटेलाइट जब आपने लॉन्च कर दिया है तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी होती है, और वो सारी चीज़ें आपने रॉकेट भेजा, उसने ऊपर सैटेलाइट को छोड़ दिया और आपने उसे पुश किया एक डायरेक्शन में और वो मूव करना शुरू कर गया। तो इसका मतलब है ऑल गुड, अब सुकून से बंदा बैठ से वो हमने ऑर्बिट में छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया, जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो जब सोलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो एक्सपैंड होगा, और उसका इफेक्ट उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रैग। जब क्योंकि जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल ये नहीं स्पेस है, उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, उसके इर्द गिर्द स्टिल देयर इज़ एटमॉस्फेयर, देयर आर चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, और वो जो सैटेलाइट मूविंग सैटेलाइट है उस पर एक फोर्स इफेक्ट करती है। जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं तो हमें वो एक एयर रेजिस्टेंस लगती है, तो जो सैटेलाइट है वो तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर ड्रैग भी उतनी ज़्यादा होगी, आल्दो कि वो थोड़ी सी उसकी डेंसिटी की वजह से कम हो जाएगी विद द सेम प्रोपोर्शन, बट स्टिल देयर इज़ ड्रैग। अब ऐसा होता है जी, हमने एक दिन सैटेलाइट लॉन्च किया, सैटेलाइट जो है ना वो उसके अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे क्या होता है, कोई सोलर स्टॉर्म आता है, उससे क्या होगा, सोलर स्टॉर्म से एनर्जेटिक रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट हो जाएंगी, उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज कर देंगी, तो उससे एटमॉस्फेयर एक्सपैंड हो जाएगा। इसका इफेक्ट सैटेलाइट पे क्या इफेक्ट होगा, सैटेलाइट विल फील मोर ड्रैग फोर्स, मोर रेजिस्टेंस। जब अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सपैंड होगा तो जो नीचे की वो जो डेंस लेयर थी ना वो ऊपर आ जाएंगी। तो चूँकि सैटेलाइट का ऑर्बिट तो फिक्स है, फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट है उसका जो है आल्टीट्यूड 300 किलोमीटर्स था, तो वो तो वहीं पे रहेगा, लेकिन जो नीचे से जब वो एक्सपैंड हुआ है वो नीचे की जो थिक लेयर्स थी वो ऐसे ऊपर आ गई हैं, तो उस आल्टीट्यूड पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है सैटेलाइट जो मूव कर रहा था उसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स या ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका ये इफ़ेक्ट होगा कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसने ज़्यादा ड्रैग फोर्स वो फील कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। वो जब नीचे आएगा तो नीचे आने से मज़ीद ड्रैग बढ़ेगा, क्योंकि नीचे तो एटमॉस्फेयर में मज़ीद डेंस लेयर्स है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जैसे मीटियोर शावर्स हैं, जो मीटियोर शावर्स जो बाहर से आते हैं स्पेस से, वो एटमॉस्फेयर के जैसे ही अंदर मज़ीद एंटर होते हैं वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाते हैं। तो ये एक सिनारियो डेवलप होता है टेक्नोलॉजी में, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ड्रैग फोर्स ऑन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। तो ये इस सेंस में जो मतलब एटमॉस्फेयर है वो एक सेंस में तो ये एक मतलब ब्लेसिंग है कि वो जो आपके जो मीटियोर शावर्स हैं उनको कवर अप करता है, वो अर्थ तक नहीं पहुंचते मोस्टली, लेकिन सैटेलाइट के लिए ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ये सैटेलाइट को नुकसान देती है। और इसकी एक मतलब हमारे पास हिस्टोरिक एग्जांपल है, 1989 में जब सोलर मैक्सिमम था, एक सैटेलाइट था सोलर मैक्सिमम मिशन। वो सैटेलाइट जो है ना वो इसी तरह वो उन्होंने मतलब वो सैटेलाइट ड्रैग वो बहुत ज़्यादा हो गया और वो बर्न हो गया। और जो अगर आप नासा की ऑफिशियल साइट पे देखें तो उस पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही था कि जैसे वो इतना ज़्यादा ड्रैग बढ़ गया था कि एक सैटेलाइट जो है ना वो वॉल को जाके टकरा गया।
तो इसलिए ये स्पेस वेदर की ये हमने फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है। तो ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, ये अगर सोलर मतलब सन स्पॉट एक्टिविटी ज़्यादा ना हो, मतलब नॉर्मल हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये हमें साल में आप कह लें 4-5 टाइम्स करना पड़ता है। मतलब सैटेलाइट को मैनूवर करना पड़ता है कि जब सैटेलाइट ड्रैग फोर्स, जब हम देखते हैं सोलर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो हम सैटेलाइट को वो उसमें वो लगे होते हैं कंपोनेंट्स, जो उसको थ्रस्टर्स होते हैं, वो उसको ऊपर हाई लैटिट्यूड्स पे ले जाते हैं ताकि वो नीचे वाली ड्रैग फोर्स से एक्सपीरियंस ना करे। तो वो थ्रस्टर्स, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो थ्रस्टर्स लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट में। तो ये जो जब मिनिमम एक्टिविटी होती है तो उसमें हम आप कह लें साल में 4-5 दफ़ा लॉन्च करनी पड़ती है, लेकिन जब मैक्सिमम हो तो वो इवन आफ्टर 2-3 वीक्स जो है ना, वो थ्रस्टर्स लॉन्च करते हैं सैटेलाइट के, ताकि जैसे ही एटमॉस्फेयर एक्सपैंड हुआ है वो थ्रस्टर्स लॉन्च करते हैं सैटेलाइट के, ताकि सैटेलाइट जो है वो हाई लैटिट्यूड्स पे चला जाए, उसका ड्रैग मिनिमाइज हो जाए और वो सर्वाइव कर सके। तो ये है हमारा फर्स्ट जो है ना वो इम्पेक्ट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि ये ऐसा हुआ है, और ये अक्सर मतलब वो उसको करते रहते हैं, और इसे हम सैटेलाइट मैनूवरिंग कहते हैं। और इसमें जो है वो इसका मतलब है इसको फिर मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सन पे क्या हो रहा है। अगर हम नहीं जानते तो फिर तो आप लॉन्च करेंगे सैटेलाइट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, सैटेलाइट ड्रैग बढ़ेगी, क्योंकि ये जो सन है ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये तो मतलब कर रहा है, एक्टिविटी हो रही है, वो ज़्यादा भी होगा कम भी होगा। अच्छा, ये थी हमारी फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो उसका एटमॉस्फेरिक ड्रैग है। जो सेकंड है और जो मैं डिस्कस करूँगा वो है द इफ़ेक्ट ऑन कम्युनिकेशन, कि ये जो सन का जो इफ़ेक्ट है ना वो हमारी कम्युनिकेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ये हमारी कम्युनिकेशन को भी इफ़ेक्ट करता है। तो अब हमने, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो सन है, इसने अगेन वही जो आइडिया है या चीज़ है कि ये जो सन है, इसने जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो फ्लक्चुएशन हो रही है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज में, उससे अर्थ के जो है ना एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करती हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जाइज करती हैं, प्लाज्मा क्रिएट कर देती हैं। तो इस जो ऊपर हमारे ऊपर तकरीबन आप कह लें, ये जैसे मैंने 40 किलोमीटर से अबव आप जाएंगे ना तो आपको मोस्टली प्लाज्मा ही मिलेगा, चार्ज रीजन मिलेगा। और वो उस चार्ज रीजन में एक लेयर है जिसे हम कहते हैं एनोस्फीयर। तो जो एनोस्फीयर है वो हमारे जो वो जो चार्ज रीजन है उसको कहा जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपने मतलब सुना होगा कि जो हमारे HF कम्युनिकेशन है, जिसमें हम सिग्नल जो मोस्टली जो हमारे पास शिप्स होते हैं उसके साथ जो कम्युनिकेशन की जाती है, या एक जगह से दूसरी जगह जो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, HF सिग्नल्स कम्युनिकेशन, वो एनोस्फीयर के थ्रू होती है। वो किस तरह होती है, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि वो कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। एक तो अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, लेकिन सैटेलाइट से पहले भी हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, उसे HF कम्युनिकेशन कहते थे। ये सपोज करें हमारे पास अर्थ है, चूँकि एक कर्व मैंने शो किया अर्थ का, तो ये जो अर्थ के ऊपर ये सारा जो रीजन है ये चार्ज रीजन है, इसमें ये चार्जेस हैं। और ये चार्ज कैसे पैदा हुए हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि वो सन जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो ना हाइट, उस पर ये लेयर फॉर्म होती है, वहाँ पर ये जो डेंसिटी है ना चार्ज पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम एनोस्फीयर कहते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि जो एनोस्फीयर है ना, जो अगर हम यहाँ से कोई रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो ये सिग्नल इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा।
ओवर द होराइजन कम्युनिकेशन। अगर आप वैसे कोई रेडियो सिग्नल भेजें वो ऐसे सीधा जाएगा, वो ओवर द होराइजन नहीं जाएगा। लेकिन जो एनोस्फीयर है उससे जो कम्युनिकेशन करते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होती है। तो ये हम मतलब कि जो सैटेलाइट एज से पहले तो ये बहुत फ्रीक्वेंट थी, मोस्टली यही यूज़ होती थी फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब तो चूँकि सैटेलाइट आ गया, अब सैटेलाइट आपके ऊपर है और वो आपको जो ना कम्युनिकेट करते हैं, उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं, ट्रांसफ़र। अब भी ये यूज़ होती है क्योंकि ये मोस्टली जो है ना, ये जो आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन है ये स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, सर्विलेंस पर्पसेस के लिए समटाइम्स, क्योंकि सैटेलाइट आपके पास जो है ना वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होते। और या समटाइम्स आपने फॉर एग्जांपल कोई मिलिट्री कम्युनिकेशन करनी है, कोई सेंसिटिव कम्युनिकेशन है जो आपने अपने शिप से करनी है, तो हम उसके लिए किसी दूसरे कंट्री का सैटेलाइट तो नहीं हायर करेंगे कि जी हमने उसके लिए हम फिर ये आयनोस्फीयर यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, अब ठीक है ये कम्युनिकेशन के लिए तो ये लेयर यूज़ हो रही है ऑलरेडी, लेकिन सन इसको कैसे इफेक्ट करेगा? तो सन इसको इफेक्ट कर सकता है और इसकी सिंपल रीज़न क्या है कि इसको प्रोड्यूस किसने किया है? सन ने। सन की रेडिएशंस थी ना जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज और जो प्लाज्मा जो सन से आ रहा है, उसी ने तो इसको चार्ज फॉर्म प्रोवाइड किया है। तो जब रेडिएशन ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। जब रेडिएशन कम हो जाएंगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो इफ़ेक्ट करते हैं कि हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आप जी, अब बात यह है आप 10 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप उसी डे पे, उसी टाइम पे 20 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अपने रेडियो की फिक्स करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, वो पास आउट हो जाएगा। पॉसिबल है कि वो सिग्नल स्पेस में चला जाए, वो वापस आए ही ना। तो जो बैंड कम्युनिकेशन के लिए सपोर्ट किया करती है ये आयनोस्फीयर, दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे आयनाइजेशन लेवल कितना है। तो वो आयनाइजेशन लेवल अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? सन पे, कि सन ने कितनी एनर्जी उसको दी है। तो जब सन डिस्टर्ब होगा, सन जो है ना वो हमसे नाराज़ होगा, उससे ज़्यादा रेडिएशंस आ रही हैं, तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन है वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी फ्रीक्वेंसीज़ कुछ और होंगी। जब सन क्वाइट होगा, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, तो इधर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ और होगी। तो वैसे जो एक थंब रूल है वो ये है कि जब क्वाइट होता है तो हम लो फ्रीक्वेंसीज इसको सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल 6 मेगाहर्ट्ज़। जब हायर लेवल होता है तो ये इट कैन सपोर्ट 15 मेगाहर्ट्ज़। तो अब आपने कम्युनिकेशन करनी है तो इसका मतलब है फॉर अ स्मूथ एंड रिलायबल कम्युनिकेशन यू नीड टू नो व्हाट आर द कंडीशंस ऑन द सन, हाउ वो सोलर एक्टिविटी ज़्यादा है या कम है। तो ये था इसका सेकंड इम्पैक्ट इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि ये कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है जो सन है या स्पेस वेदर है। और इसी को तो हम स्पेस वेदर कह रहे हैं ना। ये जो आपका इंटरेक्शन है ना सन का और अर्थ के एटमॉस्फेयर का, उसको कहते हैं ये स्पेस वेदर। और इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है मैंने ये दो टेक्नोलॉजी बताई हैं, एक और मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात से लगाई जा सकती है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उनका उसमें ये उन्होंने जो स्पेस वेदर है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। जिस तरह मतलब यूनाइटेड नेशंस का एक रोल है जो पूरी अर्थ जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान एक मतलब जो है ना वो एग्रीमेंट्स का, एक रूल्स का, कि वो सब जो है ना वो रहें, वो कोई किसी के अगेंस्ट कोई काम ना करे। इसी तरह स्पेस वेदर जो है ना उसको भी यूनाइटेड नेशंस ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो स्पेस है उसको कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए एडवर्सली यूज़ ना करे। और ये हो भी सकता है। तो एनीवेज जो अब ये जो सेकंड था ये हमने ये देख लिया आयनोस्फीयर का। तो दिस इफेक्ट्स द कम्युनिकेशन। ओके, इससे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चलें जी आयनोस्फीयर तो पहले ज़्यादा यूज़ होती थी, अब तो हम सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट करेगा? यस इट डज़
इफ़ेक्ट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज वेल। जैसे मैंने बताया था कि जो सैटेलाइट के जो सिग्नल्स हैं वो भी तो इस लेयर से पास होने हैं। जो सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो बहुत हायर होती हैं, वो गीगाहर्ट्ज़ में होती हैं, सेवरल गीगाहर्ट्ज़। तो वो इस लेयर जो है ना वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो वापस नहीं आते, वो इसमें से पास कर जाते हैं। ये आपका जो है ना वो एक आप ड्रा कर लें सैटेलाइट, तो वो इसमें से पास कर जाती हैं फ्रीक्वेंसीज, लेकिन स्टिल वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उनको इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो क्योंकि हम जो अज्यूम करते हैं, हम तो एक स्पेस अज्यूम करते हैं ना जी, अगर इधर से सिग्नल इधर गया है, डिस्टेंस इतना है और स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे कि इधर से इधर क्या डिस्टेंस है। उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि जी आप वो जो सिग्नल जहाँ से रिसीव हो रहा है ना, जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है अर्थ पे, उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन जब ये सिग्नल एनोस्फेयर में से पास करेगा तो उसमें डिले पैदा हो जाएगा, उसका जो एक्चुअल टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, और वो मतलब 30 आप कह लें माइक्रो सेकेंड समथिंग या नैनो सेकेंड, जितना भी वो उसको करेगा, तो उसकी एक्यूरेसी जो है उस पर हमें वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तो जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी सन की, तो ये बहुत ज़्यादा जो रीजन है एनर्जाइज हो जाएगा, तो वो हमारी ज़्यादा एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ होगी। तो फिर क्या किया जाए, फिर जो है वो हम ये ऑब्वियसली फिर हमें पता होना चाहिए कि कितनी आयनाइजेशन पैदा हुई है, और ये देखने के लिए कि कितनी आयनाइजेशन पैदा हुई है हमें देखना पड़ेगा कि सन से कितना जो है ना वो फ्लक्स आया है। तो उससे हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसे मतलब वो आप करेक्शंस कह लें जो हम करते हैं इसमें प्रोड्यूस। तो ये जो था ना, चलें ये इसमें ये था हमारा सेकंड एस्पेक्ट जो था ना, वो इसमें आ गया कम्युनिकेशन का। तो जो उसके बाद है हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है इफ़ेक्ट ऑन पावर ग्रिड सिस्टम। ये तो दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो स्पेस बेस्ड है। जैसे पहला जो था, जो एटमॉस्फेरिक ड्रैग था, वो भी स्पेस में कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, जैसे सैटेलाइट्स हैं तो वो उस पर ड्रैग फोर्स होती है। जो सेकंड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो भी स्पेस में जो कम्युनिकेशन हो रही है। तो इज़ एनी टेक्नोलॉजी ऑन द ग्राउंड दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय दिस स्पेस वेदर और स्टॉर्म्स ऑन द सन? यस, देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज़। फॉर एग्जांपल, कोई भी जो कंडक्टर्स जो अर्थ की सरफेस पे होते हैं, जो लॉन्ग कंडक्टर्स है जैसे रेल लाइंस है, वो इफेक्ट हो सकती है, उनमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा जब कोई सोलर स्टॉर्म आता है। या ये जो पावर ग्रिड सिस्टम है, उन वो जो लॉन्ग लाइंस होती है, पावर लाइंस जो कनेक्ट कर रही हैं ट्रांसफार्मर्स को, वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट करती हैं, इन पे काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? अब जैसे मैंने कम्युनिकेशन का एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे होता है, या मैंने इसका एक्सप्लेन किया है ये जो ड्रैग फोर्स है उसकी थोड़ी सी फिज़िक्स बताई है कि ये फिज़िक्स होती है इसके बैकग्राउंड में। तो अब हम इसकी क्या फिज़िक्स है कि एक स्टॉर्म सन पे आता है और जो करंट्स हैं वो ग्राउंड पे पैदा हो जाती हैं, आपके ग्राउंड के ऊपर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और ये करंट्स जो है ना, ये जो कंडक्टर्स है जैसे रेलवे लाइंस है उनमें से पास करती हैं, जो पावर ग्रिड सिस्टम है उसमें से भी पास करती हैं। तो इसकी जो सिंपल फिज़िक्स है वो ये है, वो फैराडेज लॉ है। तो वो एक फिज़िक्स का है कि जब जो मैग्नेटिक वेरिएशंस होती हैं, जैसे आप एक मैग्नेट आपने हाथ में पकड़ा है और आपके पास एक कंडक्टर है, उसके साथ आपने जो है ना वो कोई लाइट लगाई है, तो जब आप मैग्नेट को उसके मूव करेंगे उसके अराउंड, तो वो एक करंट पैदा होगा और लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इससे आप मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से करंट पैदा कर रहे हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर कि जो अर्थ का ये जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है, जो स्पेस वेदर या जो चार्ज पार्टिकल रीजन है, जिसे हम आयोनोस्फेयर भी कहते हैं, प्लाज्मास्फेयर भी कहते हैं, उसमें वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। वो जब चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मूव होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, तो
दे एक्ट लाइक करंट। वो करंट सुनो कहते हैं ना, जो चार्ज पर, जैसे एक वायर है उसमें अगर वो चार्ज पार्ट वो करंट क्या होती है कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव हो रहे हैं। तो अगर प्लाज्मा भी इसी सेम फैशन मूव होगा तो उसे हम करंट कहेंगे। तो वो जो करंट्स होती है ना वो अर्थ पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उससे वो जो है ना अर्थ की सरफेस पे भी करंट पैदा होना शुरू हो जाती है। तो जैसे हम मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो बॉडी है उसमें से भी करंट पास कर सकती है, लेकिन इसका ये जो है बहुत मतलब इसका लेवल जो है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये लॉन्ग कंडक्टर्स जो ओवर किलोमीटर स्प्रेड हों उन पे करंट सिग्निफिकेंट होती है कि उनको मेजर किया जा सके। और वो मतलब उनकी एक्सटेंड है वो फॉर एग्जांपल 10 एम्स, 20 एम्स, 30 एम्स, 50 एम्स तक जा सकती हैं। तो इससे कोई डैमेज हुआ हो, कोई हिस्टोरिक एग्जाम्पल हो, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट हुआ था वो जिसमें वो करंट फ्लो की थी वो 1859 में कैरिंगटन इवेंट उसे कहते हैं। उसमें बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर था। उस सोलर फ्लेयर की वजह से जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गया। उसमें करंट्स थी, वो करंट्स उन करंट से जो अर्थ की जो टेक्नोलॉजी थी 1859, मतलब उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी, तो उस वक्त टेलीग्राफ यूज़ करते थे सिग्नल सेंड करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस। और उसके लिए वो जो है ना वो उसमें वो मतलब कि अर्थ में इतनी वो थी उस स्टॉर्म की वजह से करंट्स पैदा हो गई थी कि वो जो वायर थी ना, वो जो टेलीग्राम जो केबल थी उसमें वो एक नेचुरल करंट्स पैदा शुरू हो गई। तो वो ये कहते हैं कि ये दिस इज दैट वाज इट इज़ फर्स्ट टाइम एवर कि वो एक जो मैन मेड सिग्नल था ना वो एक नेचुरल करंट से पास हुआ था। क्योंकि जिस तरह हम करंट्स हम जो करंट्स है वो तो मतलब ह्यूमन जो है ना वो हम जनरेटर से बनाते हैं, लेकिन वो जो करंट्स थी वो एक सोलर स्टॉर्म हुआ और उसके नतीजे में वो करंट्स उस वायर में से फ्लो की। और उससे इवन करंट्स वो कहते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उससे जो ऑपरेटर्स थे जो टेलीग्राफ यूज़ कर रहे थे वो उनको शॉक भी लगा था, वो उन्होंने किया। तो ऑल्दो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट था, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारे पास जिस तरह अब हमारे पास वो एक बड़े बड़े पावर ग्रिड सिस्टम्स है। उस वक्त वो पावर ग्रिड सिस्टम नहीं थे। तो ये हमारे पास वो एक सबसे मेजर इवेंट था। उसके बाद भी मतलब जो मेजर सोलर फ्लेयर्स आए उनमें वो चीज़ें होती रही, जैसे 1921 में भी ये शॉक्स, और इवन एक पूरी बिल्डिंग जो थी ना वो बर्न हो गई थी। वो सर्किट शॉर्ट हो गया करंट्स, जो नेचुरल करंट्स की वजह से, तो वो उससे वो पूरी बिल्डिंग जो है ना वो तबाह हो गई थी। तो लेकिन जो इसका मोस्ट डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट है जो वो था 1989 में हाइड्रोक्यूबिक पावर कोलैप्स। वो कनाडा में जो उनका पावर ग्रिड सिस्टम है हाइड्रोक्यूबिक, उसमें वो जब एक सोलर स्टॉर्म उस वक्त जो आया था उसकी वजह से वो जो पावर्स जो नेचुरल पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होगी उस पूरे ग्रिड में। और वो जो ग्रिड था उसमें वो इतनी ज़्यादा पावर्स पैदा हो गई, तो वो उस सोलर स्टॉर्म में 1989 में वो जो पूरा पावर ग्रिड सिस्टम था उसमें वो इतनी ज़्यादा करंट्स थी कि वो जो हाइड्रोक्यूबिक जो पावर प्लांट और उससे एसोसिएटेड जितनी भी लाइंस थी वो सारी जो है ना वो पूरा जो नेटवर्क था वो कोलैप्स हो गया। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर्स एंड फॉर सम एरियाज इट वाज फॉर डेज। और ये एक मतलब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से हुआ था। तो और इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद मतलब ये एक मेजर इवेंट है जिसमें हमारे पास मतलब जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी सी काफ़ी एडवांस भी हो गई थी। और अगर आप उस सिनारियो को अब आज के दौर में देखें तो अब तो बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना वो टेक्नोलॉजी पे रिलायंस है, बहुत ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ चलता नहीं। तो इस हवाले से ये एक ज़्यादा जो है वो कंसर्न्ड एरिया बन गया है कि आज के दौर में अगर कोई सोलर फ्लेयर होता है तो वो हमारी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने जो पीएचडी की थी वो इसी पे थी, ये जो इसका पावर ग्रिड सिस्टम पे क्या इम्पेक्ट होता है। तो उसमें ये तो 2001 में
सोलर स्टॉर्म आया और उसकी वजह से जो न्यूजीलैंड के एक वो है सिटी हाफ बुश, उसमें उसने वो ट्रांसफार्मर जो था वो उसने डैमेज कर दिया था। वो लाइट वहाँ पे मतलब वो जो वो फुली डैमेज हो गया था और वो ट्रांसमिशन रुक गई थी। तो उसके अलावा उसके बाद भी फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा हुआ, बल्कि ये मतलब कंसिस्टेंटली जो है ना वो ट्रांसफार्मर्स में से करंट गुजरती हैं जो उसको डिटेरियोरेट करती हैं, उसकी जो वर्किंग है उसको मुतासर करती है। जैसे कि क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो बेसिकली एसीज़ पे वर्क करता है और ये जो करंट्स हैं ये डीसी नेचर की होती हैं। तो ये था हमारा जो थर्ड एस्पेक्ट है जो स्पेस वेदर का ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये जो मैंने आपको ये बताए हैं ना, ये आपके लिए मोटे मोटे हैं जो एक हिस्टोरिक इवेंट्स हैं। तो लेकिन अब इस एज में जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, स्पेस सैटेलाइट्स हैं, जब हमारे पास जो अर्थ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाइड है, उसमें ये चीज़ जो है वो काफ़ी अहमियत रखती है। इवन आपको वो एक जो मैंने फर्स्ट फिगर यहाँ पे प्लॉट की थी कि हमने देखा था कि वो जो अर्थ है वो एक स्मॉल पार्ट जो होता है ना सन की एनर्जी का, वो उसे मिल रहा होता है। मतलब वो 360 का आपका एंगल है और वो जस्ट एक लोकेशन पे है, तो फ्लेयर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसी तरह 2011 में अर्थ यहाँ पे थी और सन आपका यहाँ पे है। एक फ्लेयर जो है ना वो आप कह लें 9 डेज़ की जो है ना वो टाइम से वो स्किप हुआ था अर्थ से। आपके अर्थ यहाँ पे है तो आप कह लें फ्लेयर जो है ना वो इधर से पास कर गया था। और वो कहते हैं कि ये जो सोलर फ्लेयर था इसकी इंटेंसिटी कैरिंगटन इवेंट के बराबर थी जो 1859 में हुआ, जिसमें उस जो रेलवे लाइंस थी उसके थ्रू करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो अगर वो होता अर्थ पे उस वक़्त, तो उसका जो है इफ़ेक्ट वो बहुत डेवास्टेटिंग होता। तो इस वजह से ये एक आप कह लें कमर्शियल एरिया बन चुका हुआ है स्पेस वेदर, जस्ट लाइक वेदर। इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके आप कह लें ये मॉनिटरिंग होती है रेगुलरली, और उसकी बेस पे जो है ना वो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एजेंसीज़ हैं, इवन जो एयरलाइंस हैं वो अपनी जो है ना ऑपरेशंस वो सेट करती हैं। तो मतलब ये जो हमारे पास फील्ड है इसकी भी एक इम्पोर्टेंस और ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड है आपको। तो दूसरे कंट्रीज़ में जिनके ऑब्वियसली जिनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, ग्राउंड स्टेशंस हैं, वो तो डेफिनेटली उनकी ये सारा एक सेटअप है, उसमें वो ये काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारा थर्ड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब भी अब आ गए हैं, डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब। तो इनको मैं डॉक्टर साहब वो आपका एक जब मैंने स्टार्ट किया स्पेस वेदर का, तो मैं इनको हवाला दे रहा था कि हार्प टेक्नोलॉजी का। तो वो मैंने कहा मैंने यही बात मैंने कहा ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आपने मतलब काफ़ी सारे मौजू कवर किए हैं और मैं अक्सर वो वीडियोस भी देखता हूँ, उसमें से स्पेस के स्पेशली ब्लैक होल्स और जो डार्क मैटर यूनिवर्स, कोलिजन ऑफ स्टार्स। तो मैंने कहा ये स्पेस वेदर था, मतलब ये एक स्ट्रेंज थिंग थी मेरे लिए, शायद डॉक्टर साहब ने मेरे लिए ही छोड़ा था कि ये जो है ना। ये परसों की बात है, मुझे एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया। उनका सवाल ये था कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो सैलाब आया पाकिस्तान में और जो ज़लज़ले हुए वो हार्प की वजह से हुआ। मैंने कहा खुदारा है, इस पर सिवाय हंसी और कुछ नहीं आ सकती कोई मेरा और रद्दअमल नहीं हो सकता। लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते कि जो कुछ फिज़ा में होता है उसका ज़ेरे ज़मीन कोई असर हो ही नहीं सकता। बहरहाल आप मेरा सवाल आपसे एक ये कि ये जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं जी। तो चार्ज पार्टिकल्स का गुजर होता है, वैन एलन बेल्ट्स इनमें से बहुतों को दूसरी तरफ कर देता है, सोलर विंड को परे कर देता है। तो वैन एलन बेल्ट सोलर फ्लेयर्स में क्यों इतना कम असर डालता है?
नॉर्मली जो सोलर विंड है वो तो परे कर देता है ना, वैन एलन बेल्ट उड़ा देता है दूसरी तरफ। तो सोलर फ्लेयर्स का क्या मसला है? व्हाई डज इट हैव सच ए बिग इन्फ्लुएंस? बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सोलर फ्लेयर्स जब होते हैं, आप जो सोलर फ्लेयर्स को अगर आप देखें, उनका जो टेम्परेचर है वो समटाइम्स द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर इनसाइड द सन। तो जो और उसमें सोलर फ्लेयर्स में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं वो मतलब कि जो आम सोलर विंड है उससे बहुत एक्सीड कर जाती हैं, कि आपका जो प्लाज्मा स्फीयर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जहाँ से ये सोलर फ्लेयर आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस साइड से। जो इवन जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं अर्थ के। तो जो उसमें तो मेरे ख्याल से जो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो सोलर फ्लेयर्स की चार्ज पार्टिकल जो प्लाज्मा है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो मतलब आप कह लें क्लोज टू अर्थ हो जाती है चीज़ें। इवन अगर हम देखें इसमें जो नॉर्मली 40 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स इसमें इतनी आयनाइजेशन नहीं होती, लेकिन जब सोलर फ्लेयर्स वो इतना डाउन आ जाते हैं एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्स-रेज के, वो उसको भी आयनाइज कर देती है। तो हाँ, डॉक्टर साहब ने जैसे वो अब वो उन्होंने देखे, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने खुद ही वो उसका आंसर कर दिया। लेकिन होपफुली कि जो मैंने चीज़ें डिस्क्राइब की हैं यहाँ पे स्पेस वेदर के हवाले से कि कैसे फॉर्म होता है और इसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, और ये क्यों एक मोर लाइक अ कमर्शियल जो फील्ड है वो बन चुकी हुई है, और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, जो कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं, जो सैटेलाइट को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और इवन जो पोलर रीजन्स पे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको वो उसमें जो पावर ग्रिड सिस्टम है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए वो भी इसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो इट हैज़ बिकम मोर लाइक अ कमर्शियल फील्ड and with many impacts on technology and ultimately on society. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गफ़ार ख़ान। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह मेड मैन नॉइज़ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ है और कॉस्मोस वेव्स जिस तरह भी आते हैं वो तो है, सोलर भी उसी तरह, सोलर विंड की भी, लेकिन हम मेड मैन नॉइज़ की तरह अब इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन जो आई है जिस पे सॉलिड और फ्यूल के और उसके अलावा लिक्विड फ्यूल के अलावा जितनी भी रॉकेट साइंस है वो अभी इसके बाद उसी साइड पे जा रही है, और स्पेस टेक्नोलॉजी में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखेंगे, इवन एविएशन में भी यूज़ करेंगे, स्पेस क्राफ्ट को भी करेंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है हमारे आयनोस्फेयर को। वो ऑलरेडी आयनाइज्ड हो जाता है, और ये जो आपका जो सोलर विंड वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है फ़ौरन। और हम सबसे ज़्यादा जो हम लोग हैं जो हाई सी लेवल हाइट पे हम रह रहे हैं, जहाँ हमारे ग्लेशियर्स है वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और जितनी भी एयरलाइन की रूट्स हैं, ये भी उसका दूसरा पार्ट मैं बताना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी हमारे जो ग्लेशियर है उसी वजह से अफेक्टेड हो रहा है। उसका फ्यूल जो वेपराइज्ड होके जा रहा है वो भी एयर में होता है, और ऑलरेडी जो हमारे ये वाले प्रपल्शन होंगे, जो हॉल होगा, ये बहुत सारी इसकी वो कैटेगरीज है, उसको प्रमोट कर, लेकिन हमारे यहाँ कोई इसके लिए कोई पाबंदी या कोई इस तरह के इंसानियत के तकाजे में कि नेचर को थोड़ा सा रखा जाए जेन्युइन अंदाज में, इसके लिए कुछ है? ये जो फैक्टर्स जो मुझे समझ आई आपकी ये जो है इसमें, यानी कि आपने जो फैक्टर्स रखे हैं वो मोस्टली मैन मेड हैं, जैसे आपने तज़किरा किया कि ये जो फ़्लाइट्स हैं उनका जो, और ये एक मतलब बहुत फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो नॉइज़ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ या पोल्यूशन का। तो लेकिन इसमें ये यानी कि मैं इसके बारे में एग्जैक्टली तो मैं आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं कि आप मतलब जो दूसरे मैन मेड सोर्सेज हैं उसके बारे में क्या। आयनोस्फेयर ज़्यादा आयनाइज्ड होएगा तो उसमें जो फ्लेयर आएगा वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा किस तरह और पार्टिकल चार्ज हो गए वो पेनिट्रेट करते हैं, वो वेलकम कहते हैं उसको, इसलिए ये उसके साथ कंसर्न है। जहाज़ों का उड़ना है वो उसका आयोनोस्फीयर पे नहीं असर होता।
नहीं, स्पेस क्राफ्ट तो खैर उससे कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं, क्योंकि उनको ऊपर रखना पड़ता है ताकि कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो. सो दैट आयनोस्फीयर इज नॉट अफेक्टेड बाय सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उधर फिज़ा होनी नहीं चाहिए. अगर फिज़ा वहाँ पर मौजूद हो हल्की सी भी, तो एयर रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अंदर सर जब ये आयनोस्फीयर जो है ये चार्ज हो जाता है और ये प्रोपल्शन की वजह से और इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है. अब सर्च आयनोस्फीयर की फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ नहीं सर, प्रोपल्शन की इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रोपल्शन, ये थर्ड कंसेप्ट है अभी, जिसमें हॉल भी है, इसमें सब के सब ये 3 लीडिंग कंट्रीज जो हैं, जिसमें यूएस है, चाइनीज़ है और रशियन है, ये स्पेस में अभी इनकी जितनी भी स्ट्रगल है वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पे है. वो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल पे वो अभी नहीं जा रहे. अब इसकी वजह से सारा कुछ जो है वो आपका एटमॉस्फेयर वो सारा का सारा चार्ज हो जाएगा और उसमें मीन के वो आपकी जितनी भी जो सोलर आपकी जो अर्थ कांट बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. अर्थ इज न्यूट्रल. यही तो नेचर को रखना होगा. हाँ, वो मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं वो मतलब मैन मेड रिसोर्सेज में वो चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं. लेकिन उसके बारे में मेरी इतनी स्टडी नहीं कि मैं उनको जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ. जो मेरे जो टॉक में है वो मोस्टली जो नेचुरल जो है आपके फैक्टर्स हैं उनको मैंने इंक्लूड किया. मतलब आपका जो मे बी आपको मतलब जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो उसको मतलब देखने की ज़रूरत है. लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो स्पेस वेदर में जो फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं उसमें जो ड्राइवर है वो मेनली वो जो सन है वो ड्राइवर है इसका. तो बाकी अब जो इवन मतलब अर्थक्वेक्स हैं उसमें भी कहते हैं ये जो VLF एमिशंस होती हैं जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो भी एक जो है ना वो भी एक रिसर्च हो रही है उस पर कि उससे कोई प्रिडिक्शन हो सके. तो जो रेडियो जो नेचुरल रेडियो सोर्सेज हैं वो तो बहुत सारे हैं. इवन ये जो लाइटनिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सोर्स है. सर ये तो आपने जो टॉक दी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की, मतलब फैसिनेटिंग है इसमें. मेरे कुछ क्वेश्चन है. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपने जो साइकिल का बताया सन फ्लेयर्स का, तो वो आपने कुछ 11 इयर्स बताया. हाँ जी. तो पिछली दफ़ा कब था और अगला जो साइकिल है रिपीट कब होगा? हाँ, ये काफ़ी आपने जो है ना वो करंट सिनारियो से रिलेटेड चीज़, इसका मतलब आप इसमें मेरी इंटरेस्टेड हैं. तो वो एक्चुअली अब जो है हम ये सोलर मैक्सिमम की तरफ मूव कर रहे हैं. अभी जो आप कह ले 2021 ये इसमें ये जो है ना ये मिनिमम में था. अब हम आगे जो है ना वो मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं. आप कह लें अगले 2-3 सालों में ये मैक्सिमम पे होगा. और ये जो सोलर साइकिल होगा ये इसे हम ये 25 भी से कहते हैं. सोलर साइकिल नंबर 25 है उसका जो आइडेंटिफायर है उसका. तो हम उसे मतलब कहते हैं सोलर साइकिल नंबर 25. जो इससे पीछे वाला था उसे 24 इस तरह. ओके. सो हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को सेव करने के लिए, या एक और सवाल ये हो सकता है जो मेरे माइंड में था, दोनों का जवाब दे दे. ये जो सोलर फ्लेयर इसकी कंपोजिशन क्या है, कि मतलब ये कोई लिक्विड फॉर्म में है या किस फॉर्म में या किस चीज़ से ये बना है? इसकी कोई केमिकल कंपोजिशन है या सिर्फ रेडिएशंस ही हैं ये कोई स्ट्रॉन्ग? तो इसमें जो है ना ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जो मोस्टली अगर हम ये जो सोलर वेदर या सोलर फ्लेयर्स का इम्पैक्ट जो है ना वो ज़्यादा जो है वो पोलर रीजन्स पे या जो कंट्रीज जो हायर लैटिट्यूड्स पे हैं उन पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इक्वेटोरियल पे भी होता है लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा है. तो इसका जो हम मतलब अगर अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट मतलब पावर ग्रिड पे होता है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास डाटा हो, हम देखें क्या वाक़ईतन कर रहा है और कितना कर रहा है. जैसे न्यूजीलैंड में उन्होंने हर ट्रांसफार्मर पर डिवाइसेस लगाई हुई हैं जो बताती हैं कि कितना करंट पास कर रहा है. लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं. जो हम करते भी हैं यहाँ पे वो HF कम्युनिकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
जैसे मैंने बताया जो आपकी जो सर्वेलेंस और जो स्ट्रेटेजिक और जो इस तरह की कम्युनिकेशन है वो आयोनोस्फीयर को यूज़ करती है। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप सोलर मैक्सिमम में हायर फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ करते हैं यूजली। तो उस वाले से आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपका सिग्नल जो है ना वो रिसीविंग एंड पे जा ही नहीं रहा। तो वो आपको एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की सिलेक्शन के लिए जो है ना वो आप जो है ना उसके वो सिलेक्ट करते हैं कि हम सन पे ये कंडीशंस हैं तो ये फ्रीक्वेंसी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो यूजुअली जब सोलर मैक्सिमम होता है हम हायर फ्रीक्वेंसीज लेट्स सपोज अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं। वो सपोर्ट करता है क्योंकि ज़्यादा आयनाइजेशन होती है तो वो हायर फ्रीक्वेंसीज़ को भी सपोर्ट करता है। तो ये मतलब जो कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं वो इसको ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। तो बाकी जो मतलब कि जो सैटेलाइट्स वगैरह वाले हैं वो यूज़ करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाँ, वो जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड टाइम्स जो है ना स्ट्रॉन्गर है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। जब ये जो सोलर फ्लेयर्स में जो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और वैसे तो सन का जो है ना जैसे हमारा अर्थ का एक आपको पता है नॉर्थ साउथ पोल है और वो कोर में जो है ना वो होती है। अर्थ सन का भी बिल्कुल इसी तरह एक नॉर्थ साउथ पोल है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। ये जो सन की जो सरफेस पे ये जो प्लाज्मा होता है ये बॉयल हो रहा है, कन्वेक्शन हो रही है उसमें, वो जो मूवमेंट है वो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है। वो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है रिबन बैंड्स की तरह होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वो जो आपको पता है जो अब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स जो है ना ये तो इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये जो है ना चार्ज पार्टिकल उन्हीं के गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। ये उनको जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो उनको छोड़ती भी नहीं। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो जो प्लाज्मा है ना वो उसमें ट्रैप हो जाता है। जो अर्थ सन का अपना प्लाज्मा है वो उसके ऊपर सरफेस से निकल के उसमें ट्रैप हो जाता है और पूरा एक एटमॉस्फेयर बनता है सन के ऊपर, जिसको कोरोना कहते हैं। और उसकी बीम डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो अब वो जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, वो जो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स करती हैं और वो रिवर्सल भी होती हैं, मतलब एनर्जी रिलीज़ भी करती है। वो ये नहीं कि स्टेशनरी फॉर्म में, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मतलब स्टैटिक फॉर्म में। जब वो एनर्जी वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी रिलीज़ करती हैं तो वो जो प्लाज्मा में ट्रैप हुआ होता है वो उसको भी थ्रो करती हैं टुवर्ड्स दी अर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो प्लाज्मा को इतनी एनर्जी देता है, उनका टेम्परेचर मैंने बताया ना वो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू कोर टेम्परेचर ऑफ द सन हो जाता है, मिलियंस ऑफ केल्विन्स। तो वो प्लाज्मा जो है वो फिर आप कह लें सिर्फ रेडिएशन नहीं, पूरा एक मटेरियल जो है ना, जो एक पूरा मटेरियल का बलून जो है ना वो थ्रो होता है अर्थ की तरफ। तो उसकी वजह से बहुत एडवर्स कंडीशंस पैदा हो जाती है अपर एटमॉस्फेयर में। रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था कि जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं जी उनको एक्सप्लेन किया जा रहा था कि ये सोलर फ्लेयर की वजह से हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है वो उसको नॉर्थ और साउथ की तरफ आपने बताया कि उसको डाइवर्ट कर देता है। तो इस वजह से क्रिएट होती है। इसमें कोई रियलिटी भी है, मतलब आप रियलिटी ये कोई सही साइंसी बात है ये कि जो नॉर्दर्न लाइट्स है वो सोलर जो है इनकी वजह से है? हाँ वो होती है। और वहाँ पे कोई मतलब जिन वगैरह तो नहीं होते जो लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एक साइंटिफिक फिनोमिना है जो बहुत ब्यूटीफुल, जो पिंक कलर ग्रीन कलर, वो जो लाइट्स हैं ये वो लाइट्स हैं जो आप अपनी लैब्स में देखते हैं। जब आप नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को आयनाइज करें ना, उन पे एनर्जी फ्लो आप दें उनको, तो ये वो कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारे पास जब सोलर फ्लेयर होता है तो वो जो एनर्जेटिक जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी स्पीड हो चुकी होती है जब ये सन से आते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड रिलेटिविस्टिक में आती है इनकी स्पीड, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो वो ट्रैप हो जाते हैं पोलर साइड्स पे, क्योंकि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, वो उनके गिर्द जो है ना वो जायरेट करते हैं और सारे पोल्स पे डिपॉजिट होते हैं। और जैसे ही वो पोल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी मज़ीद बढ़ती है। वो जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है वो चूँकि ऊपर जाके तो वो एटमॉस्फेयर मज़ीद थिक हो जाता है। तो वो उसमें जो आपके पोलर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, इनके साथ जब वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं, तो वो उससे जो है ना वो लाइट्स होती हैं। और ये मतलब कहते हैं कि ये जो कैरिंगटन इवेंट था या जो 1921 में, उसमें ये जो पोलर लाइट्स थी ना, ये मिड लैटिट्यूड से भी नीचे आई थी।
वहाँ पर भी लोगों ने ऑब्ज़र्व किया था। तो जैसे मैंने वो मिसाल बताया था कि वो एक 2011 में जो मिस्ट हुआ है, तो वो मतलब आप कह लें वो मतलब एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता अगर वो होता, लेकिन हो सकता है हम वो अरोरा भी देख सकते हैं। कहीं मज़े सिल्वर लाइनिंग। मज़े भी नज़र आते और कहीं हो सकता है बड़ा नुकसान भी हो सकता था। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूट है जो इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करवा रहे हैं या कर रहे हैं, या कोई स्टेशन है पाकिस्तान में कि जो सोलर जो एटमॉस्फेरिक जो स्पेस वेदर है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है? जो इंस्टीट्यूट्स तो अब मतलब जहाँ से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से स्पेस साइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया था, और उसके बाद मैंने स्पार्को में जॉब की है, 5-6 साल मैंने वहाँ पे भी जॉब की। वहाँ पे भी ये स्पेस का काम होता है, और ये जो IST है ये इस्लामाबाद में, ये Institute आपके of पास भी है, Space वहाँ पर Technology। भी, हाँ वहाँ पर भी हो रहा है। तो प्योर जो स्पेस साइंसिस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें तो मतलब मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे जो स्पेस साइंसिस में ये एक रिमोट सेंसिंग GIS का भी करवाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो एक स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हाँ, रिमोट सेंसिंग को आप कह सकते हो उसमें। तो ये मतलब हो रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो करवा रहे हैं इसमें स्पेस साइंसिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने बात की कि सूरज और ज़मीन के दरमियान में जो एक्सपेंशन है और जो कंट्रैक्शन है उसकी वजह से कभी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट बर्न हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस सिचुएशन में सैटेलाइट को किस तरह इंटैक्ट रखा जाता है और इससे किस तरह क्या नाम है सैटेलाइट को संभाला जा सकता है? अच्छा, तो आप को किस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर रहे हैं? आपने बात की थी ना कि सूरज के गिर्द जो प्लाज्मा था उसकी वजह से कभी एक्सपेंशन होती है सूरज और ज़मीन के दरमियान में, और कभी कंट्रैक्शन होता है। और अभी मुझे हाँ, वो term जो तो मैंने याद बात नहीं की थी आया। ना, हाँ वो जी। असल में जो डिस्टेंस है ना सन का और अर्थ का, वो मतलब वो कांस्टेंट है। मींस आलो के उसमें वेरिएशन होती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन और वो मैंने बात की थी ना, वो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है। कि जो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, जिस तरह हम ब्रीथ लेते हैं, जब हम बाहर हवा को निकालते हैं तो ये जो हमारी चीज़ है ये सुकर जाती है। इसी तरह जो सन है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जब उस पर ज़्यादा रेडिएशन सन से आती हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है। तो वो जब वो रेडिएशंस कम हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो उससे मैंने ये कहा था कि जब वो एक्सपैंड करता है ना, सैटेलाइट जो उसका अल्टीट्यूड तो फिक्स है, वो तो अगर हमने 300 पे लॉन्च किया तो उसने तो 300 पे मूव करना है, लेकिन जब वो एक्सपैंड होगा एटमॉस्फेयर तो नीचे से जो डेंस लेयर है वो 300 पे ज़्यादा ड्रैग अप्लाई करेंगी। तो उसका सोल्यूशन वो थ्रस्टर्स हैं, सैटेलाइट पे थ्रस्टर्स इन्होंने किए होते हैं इंस्टॉल, इसी पर्पज़ के लिए। और वो मतलब क्वाइट टाइम्स में आप कह लें 4-5 टाइम्स पर ईयर उन्हें करना पड़ता है, जब इतनी एक्टिविटी नहीं, सन क्वाइट है, एटमॉस्फेयर स्टेबल है, इतनी वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो आफ्टर 2-3 वीक्स वो जो थ्रस्टर्स है ना वो लॉन्च करते हैं। वो करते क्या है कि जब देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक ड्रैग ज़्यादा होने वाला है, एक्टिविटी सन की ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो सन से जो प्लाज्मा आता है ये जो है ये तकरीबन हमें फ्यू आवर्स देता है। ये प्लाज्मा जो है वो तकरीबन 7-8 घंटे हमारे पास होते हैं। तो जो जब वो आता है सन, जब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर ड्रैग ज़्यादा होगा तो हम अपने सैटेलाइट को हायर लैटिट्यूड्स पे ले जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी और मतलब उसका ड्रैग कम करवा देते हैं। मतलब 300 था ना, उसे 350 पे ले गए, तो अब अगर एटमॉस्फेयर एक्सपैंड भी होगा तो ड्रैग वो उसे मैनेज कर लेगा। ये कुछ हमारे ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि जो स्पेस एजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वो आपस में डाटा कोलैबोरेट करती हैं, तो वो उसका क्या मैकेनिज़्म है? इनका तो वैसे जो स्पेस वेदर का है, जो सोलर कंडीशंस हैं, ये तो एक आप कह लें इसमें क्लासिफाइड डाटा यूजुअली नहीं होता। इवन जो आपका रियल टाइम डाटा है ये इनकी वेबसाइट्स पे अपलोड हो रहा होता है। और इवन इसके साथ एक जो है मैयर डाटा जो अब इन्होंने सैटेलाइट सन के लिए लॉन्च किए हुए हैं, वो रियल टाइम डाटा है। इसके अलावा इनका मॉडल डाटा भी है, वो भी आपको उसी के साथ दे रहा होता है, तो एक ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के लिए। तो वो जो होते हैं वो आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल एक रेडियो ऑपरेटर है तो आप वो फ्रीक्वेंसीज भी वहाँ से चेक कर सकते हैं।
अगर आप मतलब जो सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशंस है उनके लिए भी वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन होती है, पैरामीटर्स होते हैं कि क्या वो चीज़ें होंगी। What measures do space agencies take to protect astronauts and spacecraft from the effects of the space weather? फॉर एस्ट्रोनॉट्स, ये जो खला नवर्द हैं या जो स्पेसक्राफ्ट जाते हैं, जो उनके ऊपर जो स्पेस वेदर का के जो इम्पैक्ट होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से मेजर्स को लिए जाते हैं? तो जो एस्ट्रोनॉट्स मींस जो उनके लिए जो बेसिकली वो एक उसके लिए वो एक होता है वो जो सोलर जो आप कह लें जो रेडिएशन है, जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो उनको एक्सपोज ना हो, तो मतलब स्पेस वेदर में, और जो आपके जो प्लाज्मा है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी उसको डैमेज ना करे। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम इवन सैटेलाइट्स के लिए भी कंसिडर करते हैं, या जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें सर्वाइव करे। तो इसमें जो रेडिएशन होती हैं, इवन मतलब ये जो रेडिएशंस जो हैं जो पोलर रीजन्स पे उसमें जो फ़्लाइट्स होते हैं, फ़्लाइट ऑपरेशंस, उसमें भी ये कंसीडर की जाती हैं कि वहाँ पर जो है ना वो रेडिएशन इंडेक्स जो है वो क्या होना चाहिए। मतलब समटाइम्स ये जो फ़्लाइट्स कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं इनको भी जो है ना वो डाइवर्ट कर देते हैं, वो मतलब पोल्स से नहीं आती, हालांकि पोल से कम डिस्टेंस पड़ता है, लेकिन उनका लॉन्गर रूट वो एडजस्ट करती हैं। तो ये मेनली जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वो जो रेडिएशन डोज है उसको, और जो प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं उससे होता है, उसके लिए करते हैं। अभी जिस तरह हार्प का जिक्र हुआ, हमारे यहाँ तो ये बड़ी मतलब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बड़ी मशहूर हो जाती हैं और लोगों को बड़ा पसंद भी है ये गॉसिप करना, जिसकी कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं होती। किसी हद तक मिलता जुलता सवाल है कि क्या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस वेदर को कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसका कोई इम्पेक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी हवाले से? तो हमारे हाँ जो है ना वो साइंस को भी हमने जो है ना वो बहुत लाइट लिया हुआ है। मतलब हम नहीं समझते कि साइंस जो है ना वो एक वेल डिफाइंड सब्जेक्ट है, कुछ वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे चीज़ें गवर्न करती हैं। और ये एक मतलब इसी से चले मुझे याद आया कि हम मतलब यहाँ पे यूजली क्या कहते हैं जी, साइंस चेंज होती रहती है। साइंस का क्या है, साइंस तो चेंज होती रहती है। अब ये जो है ये मतलब मैं समझता हूँ साइंस के हवाले से एक गलत जो है ना तौसब है, यहाँ एक गलत चीज़ है। मतलब साइंस चेंज नहीं होती, साइंस जो है ना वो तो आप कह लें कि वो इम्प्रूव हो रही है, उसके जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं वो तो हम यूज़ करते हैं, वो कभी भी नहीं बदलते। हाँ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होती है जहाँ पे वो लॉज जो है ना ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इवन वो मार्स तक भी जाना है, चांद पे जाना है, तो न्यूटन्स लॉ वो 17वीं सदी में वो थे वो, और उसको हम आज भी वही यूज़ करते हैं। तो ये कहना कि साइंस चेंज होती है इसलिए हम इस पे वो जो ट्रस्ट ना करें, वो कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हमें न्यू लॉज या वो थ्योरीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। और बाकी ये जो चीज़ है कि ये ऑब्वियसली अब जैसे ये सिंपली मैंने जो हवाला दिया था ना हार्प का, अब वो जो फर्स्ट आर्टिकल था वो उनका था डॉक्टर अताउर रहमान साहब का, वो केमिस्ट हैं। तो वो अब ये डॉक्टर परवेज़ खुद भाई साहब हैं, ये अब फिजिस्ट हैं। तो ये तो एक पॉइंट बहुत क्लियर हो गया कि जो एक्सपर्टीज़ हैं वो इनकी हैं, ये वो डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्टीज नहीं, कॉमन सेंस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। सर ये जो है ना, और चीज़ इसमें असल में वो एक और बात भी है कि जो है हमारे यहाँ जो साइंस है ना उसको भी हम जिस तरह हर चीज़ को एक मिसयूज़ या वो कर लेते हैं ना, कि वो जैसे वो एक टाइम होता है जिसमें हर चीज़ को जो है ना वो कह देते हैं कि वो ठीक है, वो एक साइंस को भी हम जो है ना वो अपने मुकासद के लिए यूज़ करते हैं। मैं ये भी एक कहूँगा। चलिए हम मौजू से ज़रा हट गए हैं, लेकिन देखें बात ये है कि जो कुछ हम कर सकते हैं उस अगर हार्प जैसी चीज़ है तो इट इज़ ओनली अ फ्यू मेगावाट्स ऑफ पावर। और अगर आप पूरा दिन भी चलाएं तो 1 मेगावाट डे
एनर्जी आप डालेंगे एटमॉस्फेयर में, जबकि एक तूफान में इट इज टेंस मोर पावर देन एक्सप्लोडिंग 20 एटम बॉम्ब्स, 20 हाइड्रोजन बॉम्ब्स। तो ये ऐसी बातें जो लोग करते हैं ना, इसमें कॉमन सेंस का फकदान होता है। बिल्कुल। और वो यही है ना कि एक हमारी हैबिट भी होती है। और सवाल ये कि क्या कैन स्पेस वेदर बी यूज्ड एज अ वेपन? ऑब्वियसली नॉट। सूरज तो हमारे इख्तियार में नहीं है ना, उसमें से जो निकलता है वो जो फितरी कवानीन हैं, रैंडमनेस भी उसमें आ जाती है, उसके हिसाब से निकलता। हम सूरज को ना ठंडा कर सकते, ना गर्म कर सकते, ना उधर तूफानों को रोक सकते, ना तूफान ला सकते। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ इन आवर कंट्रोल। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगा कि ये जो स्पेस है, मैं समझता हूँ जो स्पेस इटसेल्फ है, इसका एक आप जो स्ट्रेटेजिक है उसमें इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल अब ये कॉमन हो गया, एयरबॉर्न सैटेलाइट्स जो हैं वो, मतलब ये जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ना फ्लाई कर रहे होते हैं। उससे जो रिमोट सेंसिंग होती है वो मतलब बहुत क्लोजली आप कर सकते हैं। तो स्पेस का डेफिनेटली एक रोल है स्ट्रेटेजिक जो है ना वो उस चीज़ में। तो वो तो मतलब हर कंट्री जो है वो उसको कर रहा होता है। और सेकंड चीज़ जो जहाँ तक वो बात थी, वो एक आप कह लें एक हैबिट ऑफ एक्सप्लोरेशन भी है कि हम जो है ना वो पढ़ते नहीं, हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। अगर आप मतलब वो 2 आर्टिकल खुद पढ़ लें तो वो फिर चीज़ें कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। एक क्वेश्चन ये है कि जीपीएस सिस्टम जो है उसके ऊपर स्पेस वेदर का जो कितना इम्पैक्ट है, और जो उसको कैसे जो है वो उसके असरात को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन आखिरी है, वो ये है कि कैन स्पेस वेदर कॉज पावर आउटेजेस, एंड इफ सो हाउ कैन पावर कंपनीज प्रोटेक्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर? वो तो मेरे ख्याल से वो जो पावर आउटेज का था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। तो वो जो आपका जो पहला क्वेश्चन था जीपीएस का, ऑब्वियसली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखिए, हम कहते हैं जी हमारी जो जीपीएस है ना वो हमें वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताए। जब हम मोबाइल पे होते हैं ना, साइंस को तो चले हम मतलब कह दें जी बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल हाथ में है तो हम कहें हमें जो है ना वो विदिन मीटर्स जो है ना एक्यूरेसी दे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मतलब पॉसिबल हो सकती है, लेकिन दैट डिपेंड्स कि आप आयोनोस्फेरिक का कितना अप टू डेटेड मॉडल और एक्यूरेट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो सिग्नल यहाँ से पास आउट होगा आयोनोस्फेयर को, उसने गुजर के जाना है। तो वो नॉर्मली तो जो मॉडल्स हैं जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं वो एक मतलब रिलायबल एक्यूरेसी देते हैं, लेकिन अंडर अब्रप्ट कंडीशंस वो एक्यूरेसी नहीं होती। तो यही एक रीज़न है कि वो जो ये जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं या ये जो क्योटिक सिचुएशंस होती हैं, इनमें जो मॉडलिंग रिजल्ट्स हैं ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, और वो हम बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास से आयोनोस्फेरिक मॉडल जो है ना वो कैसा है। और इसमें एक और चीज़, वो इसमें जो है ना वो समटाइम्स ये भी है, इसमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ का बैंड यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी जो है ना वो डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट होती हैं। तो उससे भी एक आइडिया वो लगा लेते हैं कि कितनी जो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है ना वो कम डिफ्लेक्ट होगी, उस पर कम इम्पेक्ट होगा। तो उससे भी वो आइडिया लगा लेते हैं कि उसके रेशो से कि वो जो दूसरी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है उसमें कितनी परटर्बेशन है। तो ये मतलब टेक्निक्स हैं जो जीपीएस वाले जो लोग हैं वो ऑब्वियसली उनको यूज़ कर रहे होते हैं। और जो द सेकंड था वो ऑब्वियसली जो ग्रिड सिस्टम्स हैं ये ट्रांसफार्मर्स को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि डीसी नेचर होती है जो ट्रांसफार्मर्स के लिए होती है, और डैमेज करते हैं। एक कंसिस्टेंट आपका फ्लो रहता है करंट्स का पावर ग्रिड सिस्टम में, वो एक अल्टीमेटली जो है ना वो उनकी हेल्थ जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो सिस्टम की कम होती जाती है। तो ये और इसके मतलब ये है कि इसको फिर कैसे रोका जाए, इस पे बात वो है कि वो क्या अडॉप्ट की जाए सिचुएशंस। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे वो कुछ कैपेसिटर्स वगैरह लगाते हैं वो डीसी करंट को रोकने के लिए, कि जो अर्थ से करंट जाएगा ना टुवर्ड्स वायर, वहाँ पे डीसी कैपेसिटर लगा दिया जाए, तो जो कैपेसिटर है वो डीसी करंट को रोक देगा। तो वो आपकी जो करंट है ना वो फर्दर पास नहीं होगी दूसरे रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। तो इस तरह की वो करते हैं चीज़ें, स्ट्रेटजीज कुछ हैं जो समटाइम्स वर्क करती हैं। बिल्कुल आखिरी एक ये भी एड्रेस कर दें, हाउ डज स्पेस वेदर इम्पैक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड देयर एबिलिटी टू नेविगेट इन स्पेस?
या जैसा मार्स में मिशन गया है, तो ये इसको यूँ समझ लें कि ये जब वो भेज रहे होते हैं मिशन, तो वो स्पेस वेदर के असरात को किस हद तक वो सर्टन होते हैं कि हम उसको मतलब मिजिटेट कर लेंगे, हम उसको दूर कर लेंगे, क्योंकि ये तो सालों के मिशन होते हैं ना। इतनी दूर की प्रिडिक्शन हो जाती है स्पेस वेदर में जो फ्लक्चुएशन आ रही है? नहीं, जो मेजर फ्लक्चुएशंस होती हैं ना, जो हमारे कंसर्न्ड है, वो तो इधर हो रही हैं अर्थ पे। जो अर्थ से अगर आप बाहर चले जाए ना, तो वो जो फ्लक्चुएशन है इतनी स्ट्रांग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉयेजर देखें, सेटेलाइट जो स्पेस क्राफ्ट है, वो उसको तो वो मेरे ख्याल से आई थिंक 80s में शायद लॉन्च हुआ था, वो अभी भी वो चल रहा है। तो वो इवन वो जो सोलर विंड है उससे एनर्जी भी लेता है, तो उससे वो चार्ज भी उसकी बैटरीज होती रहती हैं, और वो उसकी